कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द अकाउंटेंसी यूनियन। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि काइंडली आप लोग चैनल के ऊपर जो भी वीडियो आती है उसको लाइक किया करें, उसको शेयर किया करें। चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों की अप्रिसिएशन से ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिससे फिर टाइम टू टाइम वीडियोस आ रही होती हैं। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और आपकी अगर कुछ सजेशंस हैं, आपकी अगर कोई क्यूरीज होती हैं तो आप, या आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाह रहे हैं तो आप लोग वो कमेंट्स में बता दिया करें, कमेंट सेक्शन में, या आप फिर डीएम कर दिया करें जो इंस्टा लिंक है, ताकि उन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस मिल सकें। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लेबर का चैप्टर, लेबर कॉस्ट से रिलेटेड। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने मटेरियल का सारा सेक्शन कंप्लीट किया था, मटेरियल इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड, लाइफो, फाइफो, एफको, ईच एंड एवरीथिंग हमने स्टार्ट की थी, बट वो MA 1 से रिलेटेड थी। MA 2 के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। ओके, अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा चैप्टर है लेबर। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेबर, चैप्टर 4। लेबर क्या चीज होती है, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर भी डिस्कशन की थी कि लेबर किस चीज को कहते हैं। लेबर से रिलेटेड कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को हमने रिकॉर्ड करना होता है। हमने इससे रिलेटेड, इससे एसोसिएटेड कॉस्ट को रिकॉर्ड यहाँ पे करना है, तो हमने इसको पढ़ना है। अगर आपको याद हो तो लास्ट हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन एक चैप्टर पढ़ा था। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर एक कैटेगरी थी बाय एलिमेंट। ठीक है, चीजों को लिंक करते चलते हैं। बाय एलिमेंट कैटेगरी के अंदर हमने पढ़ा था मटेरियल। देन हमने डिस्कस किया था कि हम लेबर को पढ़ेंगे। देन हमने बात की थी कि हम ओवरहेड्स यानी कि एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप था मटेरियल का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले स्टेप के ऊपर मूव करने लगे हैं, दैट इज लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर के ऊपर हम पूरी डिस्कशन करेंगे, फिर हम मूव कर जाएंगे ओवरहेड्स की तरफ। तो आज हम लोग बात करने लगे हैं लेबर की। सबसे पहले हम अगर लेबर की बात करें तो लेबर, हमने ये चीज पढ़ी थी कि बेसिकली लेबर इज ह्यूमन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व इनटू मेकिंग अ प्रोडक्ट, इन्वॉल्व इनटू मेकिंग अ प्रोडक्ट। मींस कि जो हमारे इम्प्लॉयज होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी पार्टिसिपेशन किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने या देने में। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस, किसी भी पर्सन को की जो कंट्रीब्यूशन, जो इन्वॉल्वमेंट है कोई चीज बनाने में या कोई सर्विस प्रोड्यूस करने में या कोई सर्विस डिलीवर करने में। ठीक है, दैट इज लेबर। अब वो लेबर जो होता है उसकी कॉस्ट आ रही होती है। ठीक है, यानी कि उसको हम, वो जो एम्प्लॉय होता है उसको हम पे कर रहे होते हैं। कोई भी एम्प्लॉय जो आपको सर्व कर रहा है वो डेफिनेटली सैलरी ले रहा है, वेज ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम ये कह रहे थे कि अगर हमने, हमारी प्रोडक्ट है शर्ट, हमने एक शर्ट प्रोड्यूस करनी है, तो शर्ट के लिए जो टेलर होगा वो हमारे ह्यूमन कंट्रीब्यूशन की जगह आएगा। और टेलर उन जो आवर्स, यानी कि जितने भी टाइम के अंदर हमें शर्ट स्टिच करके देगा, उन आवर्स के ऊपर रेट चार्ज करेगा। रेट चार्ज करने का मतलब यह है कि वो हमसे कॉस्ट, हमसे वो पैसे लेगा जो हमारे लिए कॉस्ट होगी। ठीक है, हमसे वो अमाउंट रिसीव करेगा जो उसके लिए सैलरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, अगर लेबर कॉस्ट की बात की जाए, जो लेबर कॉस्ट होती है उसकी अगर बात की जाए, तो लेबर कॉस्ट बाय नेचर अगर हम लोग देखें तो हमने बाय नेचर कहा था कि लेबर कॉस्ट दो तरह की होती है। एक हमारे पास डायरेक्ट लेबर होता है, एक इन डायरेक्ट लेबर होता है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, ये हमने बात की थी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। अब हमने ये बात की थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। आगे बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है।
तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो मैन वर्कर की कॉस्ट होती है, जो मेन वर्कर की कॉस्ट होती है दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, और जो इनडायरेक्ट वर्कर यानी कि मेन वर्कर नहीं होता, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही होती है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व या डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं होती, लाइक हमने बात की थी कि जो सुपरवाइजर या मैनेजर की कॉस्ट जो ट्रेसेबल नहीं होती, जिसको बल्कि हमने यहाँ पे कहा था नॉन ट्रेसेबल, नॉन ट्रेसेबल टू द 1 यूनिट। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस जो होता है उसकी कॉस्ट जो नॉन ट्रेसेबल थी दैट इज इनडायरेक्ट लेबर, और जो मैन वर्कर यानी कि ट्रेसेबल कॉस्ट है जिसको 1 यूनिट के अंदर देखा जा सकता है, 1 यूनिट के अंदर कैलकुलेट किया जा सकता है, जो आर जिनका हमें पता होता है, वो कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात भी करनी है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात भी करनी है। अच्छा, ये हम बार बार बात कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो हमें यहाँ पे एक चीज और भी देख लेनी चाहिए कि ये जो लेबर की हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की बात, तो ये लेबर जो कॉस्ट होती है ये बेसिकली कॉस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ये कंपनी या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ठीक है, कंपनी और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, इनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये, इनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम कहते हैं कि कंपनी या बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कॉस्ट होती है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए, तो एम्प्लॉय के लिए बेसिकली ये वेज होती है, वेज या आप इसको सैलरी बोलते हैं। ठीक है, सैलरी आपकी होती है, वेजेस या सैलरीज जो होती हैं। अब ये जो वेजेस या सैलरीज या कंपनी के लिए जो कॉस्ट होती है इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कंपनी जब ये वेजेस या जिसको सैलरी या आप ये भी कह सकते हो, ये वर्ड भी यूज होता है रिम्यूनरेशन। ठीक है, रिम्यूनरेशन वर्ड भी यूज होता है, यानी कि जो आप उनकी सैलरी दे रहे होते हो, इसके कंपनी देने के लिए डिफरेंट मेथड यूज करती है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ मेथड्स ऑफ वेजेस और रिम्यूनरेशन, जो कंपनी यूज करती है वेजेस और रिम्यूनरेशन मेथड्स। तो डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं, अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग यहाँ पे मेनली 2 मेथड्स की बात करेंगे, 2 मेथड्स जो कि यूज होते हैं। एक हमारा होता है टाइम रिलेटेड मेथड, एक हमारा होता है टाइम रिलेटेड मेथड, और दूसरा हमारा होता है आउटपुट रिलेटेड मेथड। ठीक है, टाइम और आउटपुट रिलेटेड मेथड। अब आपने इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है कि टाइम रिलेटेड मेथड क्या बताता है, आउटपुट रिलेटेड मेथड क्या बताता है। अगर हम बात करते हैं टाइम रिलेटेड मेथड की, तो टाइम रिलेटेड मेथड के अंदर जो हमारी पे होती है या जो हमारी वेज होती है वो हमें मिलती है ड्यू टू टाइम। ठीक है, ड्यू टू टाइम यानी कि यहाँ पे हमें जो आवर्स या जो हमारा टाइम फिक्स हुआ हुआ होता है वो हमें पूरा करना पड़ता है, वट एवर उस टाइम के अंदर, उस उन आवर्स के अंदर आपका काम है या नहीं है। मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि उन आवर्स के अंदर आपको काम नहीं भी होता, स्टिल आपको वहां पे बैठना पड़ता है, वहां पे जॉब करनी पड़ती है, यानी कि टाइम देना पड़ता है, तो उस टाइम के पैसे आपको मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आउटपुट, आउटपुट यानी कि आपके यूनिट्स की बात होती है, आपके वॉल्यूम की बात होती है, यानी कि आपकी प्रोडक्शन की बात होगी, आपने काम कितना किया है, तो यहाँ पे वर्क इन्वॉल्व होता है, टास्क इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपके यूनिट्स वॉल्यूम इसकी वजह से आपको ड्यू टू आउटकम्स या ड्यू टू यूनिट्स आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे टाइम की वजह से आपको वक्त की सैलरी मिलती है, यहाँ पे आपको काम की यानी कि यूनिट्स प्रोड्यूस करने की सैलरी या वेज मिलती है। अगर हम टाइम रिलेटेड मेथड की बात करें, तो टाइम रिलेटेड में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो लेट सपोज देखें, अगर आपकी 9 to 5 जॉब है, 9 to 5 आपकी जॉब
होती है, या आपके ये होता है कि आपके लिए वीक के 40 आवर्स जो होते हैं वो अगर आपके फिक्स कर दिए जाएं, तो उन आवर्स के अंदर आपको काम हो या ना हो वो आवर्स आपको पूरे करने होते हैं, और आपको उन आवर्स की सैलरी मिल रही होती है। ठीक है, उन घंटों पे सैलरी मिल रही होती है। और यहाँ पे आपको यूनिट यानी कि आपको यहाँ पे टास्क दिए जाते हैं, टास्क रिलेटेड टू प्रोडक्शन, या आपको जो यूनिट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, वो बनाने के लिए दिए जाते हैं। उस तरह से उनकी बेस के ऊपर आपको सैलरी या वेज मिलती है। अब इन मेथड्स को हम डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो टाइम रिलेटेड मेथड है, टाइम रिलेटेड मेथड एंड आउटपुट रिलेटेड मेथड, इसको हमने डिस्कस तो कर लिया कि टाइम रिलेटेड मेथड और आउटपुट रिलेटेड मेथड में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब टाइम रिलेटेड के अंदर और आउटपुट रिलेटेड के अंदर, टाइम रिलेटेड के अंदर दो आते हैं, आउटपुट रिलेटेड मेथड के अंदर हमारे पास तीन मेथड्स आते हैं फर्दर। टाइम रिलेटेड के अंदर हमारे पास पहला मेथड आता है फिक्स्ड सैलरी का मेथड। ठीक है, फिक्स्ड सैलरी का मेथड। और यहाँ पे हमारे पास आता है आवरली रेट। ठीक है, आवरली रेट। इधर इस तरफ अगर हम लोग मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है स्ट्रेट पीस ऑफ वर्क, स्ट्रेट पीस ऑफ वर्क। ये क्या होता है ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे होता है डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क, डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क। एंड देन उसके बाद हमारा आगे आता है स्ट्रेट पीस ऑफ वर्क, डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क, और लास्ट हमारा है गारंटीड पीस ऑफ वर्क, गारंटीड पीस ऑफ वर्क। ये तीनों मेथड जो हैं वो यूज होते हैं। ये हमारा आउटपुट रिलेटेड मेथड वाली साइड है, और इस तरफ हम लोग देखें तो ये हमारा टाइम रिलेटेड मेथड्स हैं, जिसके अंदर हमारे टाइम के पैसे यानी कि हमें आवर्स के पैसे मिलेंगे। तो फिक्स सैलरी के अंदर हमारे लिए यहाँ पे किसी डे का रेट फिक्स कर दिया जाता है, या हमारा मंथ का रेट फिक्स कर दिया जाता है, या हमारी वीकली सैलरी फिक्स कर दी जाती है। तो उस लिहाज से हमें फिक्स सैलरी मिलती है, यानी कि आपको पूरे महीने का एक रेट बता दिया जाता है। जैसे अगर 50,000 पर मंथ आपको बोला जाता है, तो पर मंथ के अंदर उसके अंदर भी आपका टाइम इन्वॉल्व होगा। पर मंथ के अंदर 30 डेज के अंदर कुछ आपकी लीव्स निकाल के, यानी कि जो संडेज हैं वो आप माइनस करेंगे, यानी कि वो निकलेंगी, उसकी सैलरी नहीं होगी। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि वो इंक्लूड होते हैं संडेज, बट उन उन दिनों में आप नहीं भी जाएंगे तो सैलरी काउंट होगी। तो 50K पर मंथ अगर आपका है तो आपकी उसमें भी टाइमिंग डिसाइड होगी। टाइमिंग या तो आपकी 8 to 4 हो सकती है, या आपकी 9 to 5 हो सकती है। तो उसके अंदर भी आवर्स आपको बताए जाते हैं कि आपकी ये परमानेंट जॉब है, इतने आवर्स आपने काम करना है, तो महीने बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है काम हो या ना हो। आपका काम सिर्फ एक दिन का है, 2 दिन का है, बाकी 3 दिन आप वीक के अंदर बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, बट आपको टाइम अपना पूरा करना है। जब हम बात करते हैं आवरली रेट, तो आवरली रेट के ऊपर आपको पर आवर रेट दिया जाता है। पर आवर रेट यानी कि यहाँ पे फिर आपको हर घंटे के अंदर अगर आप किसी जगह पे कहीं पे घंटा काम करेंगे तो उस घंटे के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। जैसे अक्सर आप लोग देखें रियल लाइफ के ऊपर, ये जो लोग विजिटिंग या कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर आते हैं, यानी कि कुछ टाइम के ऊपर घंटों के ऊपर आते हैं, विजिटिंग के ऊपर अक्सर, जैसे यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस के अंदर विजिटिंग पे लोग आते हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो वो पर आवर रेट चार्ज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी है, वो बेसिक सैलरी आपकी कैसे बनती है, आवर्स, जितने भी आपके आवर्स वर्कड हैं, मतलब नंबर ऑफ आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, यानी कि एक घंटे का रेट जो नॉर्मली हर जगह पे दिया जा रहा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा जितने आवर्स आपने काम किया है, जितने नंबर ऑफ आवर्स आपने काम किया है, या जितने आवर्स आप वहां पे पढ़ा रहे हैं विजिटिंग पे, या जितने आवर्स आपने आवरली रेट अपनी सैलरी डिसाइड की है, तो इस तरह से आपको उस पे मिलेगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है कि अगर आपने अपनी सैलरी इंक्रीज करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रेट होता है ये रेट आपका होता है फिक्स्ड रेट। ठीक है, नॉर्मली फिक्स्ड रेट होता है ये, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो यहाँ पे अगर आप सैलरी इंक्रीज करना चाहते हो, आपको नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो आपकी बेसिक सैलरी जो है वो ज्यादा
इंक्रीज होगी। लेट सपोज अगर आपने कहीं पे 100 आवर्स काम किया है और आपका पर आवर रेट था 5, तो आपकी सैलरी बनेगी 500। इसी तरह अगर आपने 200 आवर्स काम किया है और आपका रेट था 5, तो आपकी 1000 सैलरी बनेगी। तो आप देखें जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते जाएंगे आपकी ये सैलरी बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं टाइम रिलेटेड मेथड। अच्छा, आगे हम आ जाते हैं आउटपुट रिलेटेड मेथड। आउटपुट रिलेटेड मेथड्स के अंदर फर्दर हमने बात की थी कि हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो हमारे पास स्ट्रेट पीस ऑफ वर्क मेथड था। स्ट्रेट पीस ऑफ वर्क हमें क्या बताता है, यहाँ पे हमने आउटपुट की बात की है, तो आउटपुट के अंदर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स को देख के ही सैलरी मिलेगी, यानी कि कितने नंबर ऑफ हमने गुड यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। जो गुड यूनिट्स होंगे, जो रिजेक्टेड यूनिट्स होंगे या फॉल्टी यूनिट्स होंगे, उसके ऊपर हमें सैलरी नहीं मिलेगी। तो स्ट्रेट पीस ऑफ वर्क के अंदर आपको एक फिक्स रेट दिया जाता है, फिक्स्ड रेट पर यूनिट के हिसाब से। तो आप फिर उस रेट के ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करते जाते हो और उससे आपको फिर सैलरी मिलती है। यहाँ पे बेसिक आपकी जो सैलरी कैलकुलेट हो रही होती है वो बिल्कुल सेम जैसे हमने आर्ली रेट के अंदर कैलकुलेट की थी, यहाँ पे भी सेम होगी, बट वहां पे आर यूज हो रहे थे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ यूनिट्स कर लेंगे। नंबर ऑफ गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ गुड यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी कि स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट को यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल 180 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 180 यूनिट अगर आपने प्रोड्यूस किए हैं और आपका एक यूनिट की जो प्रोडक्शन थी उसके ऊपर आपको ये कंपनी ने बोला हुआ था कि हम आपको एक यूनिट के ऊपर $4 देंगे, तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी? ठीक है, 180 मल्टीप्लाई बाय 4 आप कर लेंगे तो बेसिक सैलरी आपकी बन जाएगी 720। और ये आपका जो स्टैंडर्ड रेट होगा ये आपका फिक्स रेट होगा। ठीक है, फिक्स रेट पर यूनिट के हिसाब से। इसी तरह अगर आप 200 यूनिट्स बना लेते हैं और आपका ये रेट 4 है, तो 200 के हिसाब से आपको ये 800 सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप देखें सेम वही रूल अप्लाई हो रहा है कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये रेट तो आपको फिक्स मिलेगा, स्ट्रेट पीस ऑफ वर्क है क्योंकि, तो स्ट्रेट के अंदर एक ही रेट आपको कांस्टेंट रेट दिया जाएगा, उसके ऊपर आप इसी तरह नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे। आप 300 करेंगे, 400 करेंगे, 500 करेंगे, अप टू सो ऑन पे आपका ये 4 ही मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से स्ट्रेट पीस ऑफ वर्क की आपको सैलरी मिलेगी। फर्दर अगर हम लोग बात करें आउटपुट रिलेटेड मेथड के अंदर, फर्दर सेकंड मेथड जो आउटपुट रिलेटेड मेथड के अंदर जो सेकंड हमारा है डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क। डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क, डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको कंपनी डिफरेंट रेंज के अंदर यूनिट बताती है। ठीक है, ये आपको यूनिट रेंज दी जाती है और उन रेंज के ऊपर जो आपका रेट पर यूनिट है, ठीक है, रेट पर यूनिट वेरी करता है, वो वेरी करेगा एज पर रेंज। ठीक है, जितनी जितनी रेंज के अकॉर्डिंग बताया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये रेट वेरी करेगा, क्योंकि वर्ड आ रहा है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल का मतलब यह है कि डिफरेंट होगा, चेंज होगा, रेट वेरी करेगा। ठीक है, डिफरेंट होगा। तो इसके अंदर कंपनी आपको ऐसे रेंज देती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0 to 20 यूनिट बनाते हैं तो 0 to 20 यूनिट के ऊपर आपको कंपनी पर यूनिट देगी $5। ठीक है, इसी तरह अगर आप 21 से 40 यूनिट्स बनाते हैं तो इसके ऊपर आपको कंपनी देगी 5.5 पर यूनिट। इसी तरह अगर आप 41 से लेके 90 यूनिट्स बनाएंगे तो इस इधर आपको कंपनी देगी 6.5 पर
यूनिट। ठीक है। यहाँ पे इसी तरह देखें, आपकी जैसे जैसे रेंज बढ़ती जा रही है, रेंज चेंज होती जा रही है, आपका रेट भी इधर चेंज होता जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क सिस्टम। तो यहाँ पे आपने एक रूल याद रखना है। यहाँ पे आपका रूल क्या होगा? रूल ये होगा कि ओनली एडिशनल यूनिट विल क्वालिफाई फॉर एडिशनल पेमेंट। ओनली एडिशनल यूनिट विल क्वालिफाई फॉर एडिशनल पेमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। इसका मतलब क्या है देखें, यहाँ पे ये होगा कि लेट सपोज आपने आपको ये कहा जाता है कि कैलकुलेट कॉस्ट, यानी कि लेबर कॉस्ट, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट ऑफ 80 यूनिट्स। ठीक है। 80 यूनिट्स की अगर आपको कॉस्ट कही जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, इस रूल को कैसे फॉलो करना है। ठीक है। ओनली एडिशनल वाले यूनिट को, एडिशनल वाले को कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, पहले 20 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगे, 20 × 5। फिर उसके बाद आपने 21 से 40 यूनिट्स पे जाना है। ठीक है। 40 से 21 पे जाना है, तो अगले 20 यूनिट्स के ऊपर आपका आ जाएगा 5.5 यूनिट्स। तो ये 20 20 40 हो गए, और इसके बाद आपने नेक्स्ट 40 के ऊपर अप्लाई करना है 6.5 रेट। तो इस तरह से आपकी टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी, ये आपका 100 आ जाएगा। फिर 20 × 5.5 आपका 110 आ जाएगा। इसी तरह 40 × 6.5 आपका 260 आ जाएगा। तो आप इन सब को ऐड करोगे, देखें यहाँ पे हमारे यूनिट्स 80 पूरे हो रहे हैं। ठीक है। 40 और 40, 80 यूनिट्स की हमें सैलरी कैलकुलेट करनी थी एज पर रिक्वायरमेंट। तो 80 यूनिट्स की सैलरी बनेगी 260 प्लस 110 प्लस 100, तो ये टोटल बनेगा आपका 470 लेबर कॉस्ट। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि एडिशनल यूनिट के ऊपर आप यूं नहीं करेंगे। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि 80 यूनिट्स हैं तो वो ये कहेंगे कि 80 यूनिट्स इस रेंज में आते हैं, तो 80 को मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट 65 कर लेंगे। नो, आपने रेंज देखनी है। आपने पहले 20 यूनिट यहाँ से उठाने हैं, अगले 20 यूनिट यहाँ से उठाने हैं, उससे अगले यहाँ से उठाने हैं। ठीक है। तो रेंज के अकॉर्डिंग आपने चलते जाना है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क। और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आउटपुट रिलेटेड मेथड का। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है गारंटीड पीस ऑफ वर्क। गारंटीड पीस ऑफ वर्क सिस्टम। गारंटीड पीस ऑफ वर्क सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको कंपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम गारंटी दे देती है। मिनिमम गारंटी देने का मतलब ये होता है कि मिनिमम गारंटी बेसिकली अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करने के लिए भी दी जाती है। मिनिमम गारंटी सेफ्टी भी होती है, अपने एम्प्लॉयज को सेफ्टी नीड्स की पूरा करने के लिए भी दी जाती है। यानी कि वो गारंटी ये दी जाती है कि आपको इतनी सैलरी हम मस्ट देंगे, वो आपकी मिनिमम गारंटी है। उससे ऊपर बनी तो डेफिनेटली आपको वो वाली मिलेगी। ये एक सेफ्टी होती है। जैसे आप लोग देखें, अक्सर ये कॉल सेंटर्स के अंदर होता है कि आपको एक बेसिक सैलरी बता दी जाती है कि बेसिक आपको इतना मिलेगा, यानी कि बेसिक आपको 17 के या 25 के, इतना आपको हम देंगे। उससे ऊपर आपकी आपके टारगेट्स हैं, आप टारगेट्स पूरे करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगी। यानी कि मिनिमम इतनी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपसे काम, आप एफर्ट कर रहे हो तो आपसे काम होता है या नहीं होता, बट मिनिमम आपको इतनी मिलेगी। अब होता क्या है इसका, इसका एक रूल यहाँ पे होता है। ये भी आप यहाँ पे इसका रूल भी याद रखें कि इसका रूल क्या होगा। ठीक है। इसका रूल आपका क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी मिलती है, जो आपकी मिनिमम गारंटी और जो आपकी वेज होती है उसमें से जो हायर ऑफ होता है, हायर ऑफ फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ मिनिमम गारंटी एंड बेसिक सैलरी, इन दोनों के कंपैरिजन में से आपको हायर ऑफ विल बी पेड, जो मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा? हायर ऑफ। हायर ऑफ का मतलब है जो उन दोनों में से ज्यादा बन रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसको अप्लाई करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपको आपका जो बेसिक रेट है, बेसिक रेट पर यूनिट है, वो आपका है $10। आपने पूरे के पूरे वीक के अंदर काम किया है, वीक के अंदर आपने मंडे को काम किया है, ट्यूसडे को काम किया है, वेनसडे को काम किया है, उसके बाद आपने थर्सडे को काम किया है, फ्राइडे को काम किया है, एंड देन सैटरडे को काम किया है। ठीक है। मंडे को आपने बनाए हैं लेट सपोज 5 यूनिट्स। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो मिनिमम गारंटी है, ठीक है, मिनिमम गारंटी आपको कंपनी ये देती है कि आपको हम $70 मिनिमम गारंटी करते हैं कि ये हम पे करेंगे करेंगे। मंडे को आपने बनाए 5 यूनिट, ट्यूसडे को आपने बनाए 8 यूनिट्स। ठीक है, ये क्योंकि आउटपुट रिलेटेड मेथड है तो यहाँ पे हम यूनिट्स की बात करेंगे। वेनेसडे को आपने बनाए 10 यूनिट्स, और फ्राइडे को आपने बनाए 4 यूनिट्स, यहाँ पे आपने बनाए 8 यूनिट्स। ठीक है। तो अब हमने सैलरी देखनी है। एक यूनिट का रेट कितना था? $10। अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो मंडे की सैलरी अगर आप लोग देखें तो मंडे को आपने बनाए हैं 5 यूनिट्स। ठीक है। मंडे को आपने प्रोड्यूस किए हैं 5 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम करेंगे 5 × 10, तो ये बन जाएगा 50। आपका पर यूनिट का रेट 10 था। अच्छा 50, ये आपकी सैलरी मिनिमम गारंटी से कम हो रही है। मैंने यहाँ पे रूल लिखवाया कि हायर ऑफ पे हम करेंगे। हायर ऑफ क्यों? जो इन दोनों में से ज्यादा बन रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मंडे को हम 50 नहीं बल्कि 70 पे करेंगे, मंडे की सैलरी कम बन रही है। ट्यूसडे को आपने 8 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 8 × 10 = 80 आ जाएगा। ये आपकी मिनिमम पे से ज्यादा है, ये आपको यही मिलेगी। इसी तरह वेनेसडे को आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 10 × 10 = 100, डेफिनेटली आपको ये पे होगा क्योंकि ये ज्यादा है। इसी तरह आपकी जो थर्सडे है, आ, बल्कि हाँ ठीक है, वेनेसडे को आपने किए हैं 10, और थर्सडे को आपने किए हैं 3 यूनिट्स। ठीक है। तो 3 × 10 अगर हम लोग करेंगे तो ये आपकी बनेगी 30, तो ये नहीं मिलेगा बल्कि ये मिलेगा थर्सडे के दिन। अगले दिन आपने 4 किए हैं, 4 × 10 = 40, तो ये नहीं हमें मिलेगा, हमें 70 मिलेगा। नेक्स्ट डे 8 × 10 = 80, तो हमें ये मिलेगा। तो जो टोटल वेज आएगी, टोटल वेज जो बनेगी वो किस तरह बनेगी देखें। सबसे पहले मंडे, मंडे को हमारा 50 था बल्कि 50 हमें नहीं मिलेगा, हमें 70 मिलेगा। उसके बाद हमने करना है ट्यूसडे, ट्यूसडे को हमारा 80 था, वही आ जाएगा एज इट इज 80। उसके बाद वेनसडे, वेनसडे को हमारा 100 बन रहा है तो 100 आ जाएगा, ज्यादा है। उसके बाद थर्सडे, थर्सडे को हमारा बन रहा था इधर 30 बन रहा था, हमें ये नहीं बल्कि मिनिमम गारंटी 70 मिलेगी। इसी तरह आपका फ्राइडे का, फ्राइडे का यहाँ पे 40 बन रहा था, हमें 40 नहीं बल्कि 70 मिलेगा। इसी तरह सैटरडे को यहाँ पे 80 बन रहा था और हमें 80 ही मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा सैटरडे का 80। तो ये सारी की सारी सैलरी आपकी ऐड होके आपको टोटल वेज यहाँ पे मिलेगी। ये होता है गारंटीड पीस ऑफ वर्क, यानी कि गारंटीड पीस ऑफ वर्क के अंदर जो मिनिमम गारंटी होती है आपको वो मिलती है, लेकिन अगर उससे ऊपर आपकी सैलरी बन रही हो तो आपको ऊपर वाली अमाउंट मिलती है। तो ये था हमारा लेबर का रेम्युनरेशन मेथड का कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। स्टिल आपके कुछ इश्यूज हैं, आपके कुछ क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।